Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new topic of transitions metal in catalysis. क्या चीज? ट्रांजिशंस मेटल्स इन कैटालिसिस. तो इसका हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैटालिसिस क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल इन कैटालिसिस हम लोग इस चैप्टर का नाम क्यों दिए हैं, एंड देन हम लोग उसके बाद देखे थे विल्किंसंस कैटलिस्ट के बारे में. तो विल्किंसंस कैटलिस्ट के बारे में हम लोग उस लेक्चर में पूरा डिस्कस किए हैं. विल्किंसंस कैटलिस्ट के बारे में ही पूरा लेक्चर हम लोग का लग गया था. तो विल्किंसंस कैटलिस्ट उम्मीद करते हैं आप लोग देख करके आए होंगे, तभी जाकर के आगे बातें समझ में आने वाली है. विल्किंसंस कैटलिस्ट जब हम लोग देख लिए तो अब हम लोग बात करेंगे इस क्लास में विल्किंसंस कैटलिस्ट का एप्लीकेशन, कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है. तो इसका एप्लीकेशन है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में. मीन्स जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वहां पे विल्किंसंस कैटलिस्ट यूज करते हैं. आपको सामने दिख रहा होगा रिएक्शंस, ये है आपका एल्कीन, ठीक है. इसका हमको क्या कराना है, हाइड्रोजनेशन कराना है. मीन्स एल्कीन को कन्वर्ट करना है किसमें, अल्केन्स में. तो अल्कीन अल्केन्स में जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो उसके लिए हमको चाहिए कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट का नाम है विल्किंसंस कैटलिस्ट. विल्किंसंस कैटलिस्ट, ठीक है. क्या चीज, विल्किंसंस कैटलिस्ट. और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे डाई हाइड्रोजन भी होना चाहिए. तो ये जो है आपका रिएक्शंस मींस हाइड्रोजनेशंस ऑफ एल्किन्स, इसका जब मैकेनिज्म्स देखिएगा तो ये टोटल 5 स्टेप में होता है. कौन कौन सा 5 स्टेप में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है वो देखिए. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशंस. मींस इस स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशंस भी कराते हैं और एडिशंस भी कराते हैं. देखेंगे कि किसका एडिशंस कराते हैं, हम लोग डाइहाइड्रोजन का एडिशंस कराते हैं. नेक्स्ट स्टेप में होता है एल्किन कोऑर्डिनेशंस. थर्ड स्टेप में होता है माइग्रेशन इंसर्शंस. ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक 1-1 माइग्रेशन इंसर्शंस, एक 1-2 माइग्रेशन इंसर्शंस. हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, 1-1 हो रहा है कि 1-2 हो रहा है. नेक्स्ट होता है रिडक्टिव एलिमिनेशंस, एंड लास्ट जो है वो होता है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. तो ये 5 स्टेप का मैकेनिज्म्स है, हम लोग अभी जस्ट इसको देखने वाले हैं, ठीक है. इसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए. OAMRR, क्या चीज, OAMRR सबका स्टार्टिंग वर्ड OAMRR. इससे आप इसको 5 स्टेप को याद कर सकते हो. तो उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें समझ में आया होगा. अब जो है हम लोग इसका मैकेनिज्म्स को देखते हैं. तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं. अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म्स. क्या चीज, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म्स. आपको बता दें कि अभी जस्ट हम लोग पीछे बोले कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म्स में हम लोग टोटल 5 स्टेप देखते हैं. कितना, 5 स्टेप. सबसे फर्स्ट स्टेप आपका है ऑक्सीडेटिव एडिशंस. हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशंस कराते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एल्कीन का कोऑर्डिनेशन करते हैं. थर्ड स्टेप में हम लोग माइग्रेशन इंसर्शन करते हैं. क्या करते हैं, माइग्रेशन इंसर्शंस. और फोर्थ स्टेप में हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशंस कराते हैं. और लास्ट 5th स्टेप में क्या करते हैं, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट कराते हैं. तो ये आपके सामने मैकेनिज्म्स पूरा लिखा हुआ है, बस आपको इसको समझना है. देखिए एक बात और बता रहे हैं, आपको इसका मैकेनिज्म्स को समझने के लिए 1-2 बात पहले से जानना होगा. जैसे कि आप लोग ऑर्गेनोमेटिक्स पढ़े हैं तो वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे निकालते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए. सेकेंड चीज की कहाँ पे मेटल्स का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है. क्योंकि हम यहाँ पे बस बोल देंगे कि इसका इतना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इतना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये आप खुद से निकाल लीजिएगा, ऐसा हम बोलेंगे तो इसका मतलब क्या कि ये सब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ना था. वो चैप्टर को अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो वो सब हम काम नहीं करेंगे. नहीं, अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल आता होगा, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब नहीं आता होगा तो पहले उसको देख लीजिएगा उसका लेक्चर, उसके बाद इस चीज को समझिएगा. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये है आपके सामने विल्किंसंस कैटलिस्ट. क्या है, विल्किंसंस कैटलिस्ट.
और इसी विल्किंसन कैटलिस्ट के हेल्प से हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्कीन का। ठीक है, सबसे फर्स्ट आप देखिए कि विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या क्या है। आपके पास रोडियम, क्लोरीन और PpH3 का होल थ्राइस का क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसी को बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल्स आपका क्या है, रोडियम है, क्लोरीन है एक ठो, और 3 क्या है, PpH3 है। तो ये आपका क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और एडिशन भी होगा। और ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशंस कराते हैं ये हम लोग डाई हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, डाई हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में। तो जैसे ही H2 के प्रेजेंस में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि 2 हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा, मीन्स क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और यहाँ पे इस RH का मीन्स रोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पे जो रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दोनों में चेंज दिखेगा। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उससे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, देखिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। क्या किए, डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराए। तो डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराए तो डाई हाइड्रोजन आपका होता है नॉन पोलर। क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर होगा मींस ये जो है आपका 6 पोजीशंस पे एडिशंस करेगा। कहां पे एडिशंस करेगा, 6 पोजीशंस पे। देखिए एक हाइड्रोजन यहां लगा है, एक हाइड्रोजन यहां लगा है, मींस कहां पे हाइड्रोजन एडिशंस किया, डाई हाइड्रोजन 6 पोजीशंस पे। क्यों, इसका रीजन कि डाई हाइड्रोजन आपका नॉन पोलर होता है। सेकेंड, यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है रोडियम का, और यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका +3। तो +1 से कहां जा रहा है, +3 में। तो आपका यहाँ पे दोनों स्टेप क्लियर हो गया कि एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है, डाई हाइड्रोजन का। और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। +1 से कहां जा रहा है, +3 में। ये जो है आपका, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मींस ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। वही बात करें कि डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करने के बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जा रहा है 6, और ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, सो देखिए यहां से हमको PpH3 निकालना है। अब कौन सा PpH3 निकालेंगे, क्योंकि हमको बनाना है 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कौन सा PpH3 निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन के साथ ये PpH3 जुड़ा हुआ है ट्रांस पोजीशंस पे। और आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वही PpH3 बाहर निकलेगा जिस हाइड्रोजन के साथ PpH3 ट्रांस पोजीशंस पे है। तो ये हाइड्रोजन के साथ ये PpH3 ट्रांस पोजीशंस पे है, तो यही PpH3 बाहर निकलेगा। तो यहां से हम लोग PpH3 बाहर निकाल दिए और क्या किए, एक बना लिए हम 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बना लिए, 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहां पे रोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। ठीक है, एक चीज और कि आपको ये सब निकालने आना चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे यहाँ पे हम बात करें रोडियम का कितना होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होता है। PpH3 3 ठो है तो इसका कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन रोडियम का, 6 इलेक्ट्रॉन PpH3 का, क्योंकि 3 है तो 2 3 के 6 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। तो आप ऐड करोगे तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको मिलेगा ये वाला। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसे, 9 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 ठो आपके पास PpH3 है और 1 क्लोरीन है, तो यहां तक तो 16 हो जा रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहां पे हम बात करें तो ये रोडियम है 9 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन का 11 और 4 इसका कितना हो गया, 11 4 15 और 1 क्लोरीन का, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो देखिए आपको ये सब निकालने आना चाहिए। अब हम नहीं बताएंगे सबका, ये सब का आपका वर्क है कि जो भी बच रहा है उसका आप निकालिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा बना। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में हम लोग एल्कीन का कोऑर्डिनेशन कराते हैं। क्या करते हैं, एल्कीन का कोऑर्डिनेशन कराते हैं, मींस CH2 डबल बॉन्ड CHR का हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कराते हैं। जैसे ही इसका कोऑर्डिनेशन कराएंगे तो होगा क्या, ये जो मेटल है आपके पास रोडियम, इसके साथ
आपका ये एल्कीन जो है जाकर के डाइहेप्टो बॉन्ड बना लेगा। डाइहेप्टो बॉन्ड कहने का मतलब क्या कि ये जो बॉन्ड है बीचों बीच शेयरिंग करेगा, मींस इसका भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इस बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइहेप्टो बॉन्ड। ये सब आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ चुके हो। तो ये जाके आपका रूडियम मेटल के साथ डाइहेप्टो बॉन्ड बना लिया, और यहां पे रूडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +3। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेप 3। स्टेप 3 में आपका होता है माइग्रेशन इंसर्शन। माइग्रेशन इंसर्शन क्या होता है? देखिए, एटम जो है अपना स्पेस को वैकेंट करके दूसरे जगह पे जाके अटैक करेगा, और वहां से जो है आपका मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन इंसर्शन। अब माइग्रेशन इंसर्शंस आपका 1-1 है कि माइग्रेशन इंसर्शंस 1-2 है, ये कैसे पता करेंगे? देखिए, इसको आप समझिए, उसके बाद फिर 1-2 समझ जाइएगा तो 1-1 भी समझ जाइएगा। ये आपके पास एक हाइड्रोजन दिख रहा है, ये अपना स्पेस वैकेंट किया और जा करके अटैक किया इस कार्बन पे। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन के साथ, एक R के साथ, तो ये 5वां बॉन्ड बनेगा, मींस इसका टेट्रावैलेंसी क्या होगा? गड़बड़ होगा। जैसे ही टेट्रावैलेंसी गड़बड़ होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस RH के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। मींस हुआ क्या? ये एटम्स है अपना स्पेस वैकेंट किया, जैसे वैकेंट किया और दूसरी जगह पे अटैक किया। अटैक करने के बाद अगर यही कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाता तो उसको बोलते हैं 1-1 माइग्रेशन इंसर्शन, और इसके बगल वाले कार्बन से अगर बॉन्ड बने तो उसको बोलेंगे 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है? इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, सो इसी के चलते इसको बोलते हैं 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। दिख रहा होगा ये वाला कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है CH2CH2R। तो स्टेप 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज की रिडक्टिव इलिमिनेशन। रिडक्टिव इलिमिनेशन क्या होता है? यहां पे भी इसी के जैसा जस्ट वर्ड है। यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशंस था, मींस ऑक्सीडेशन और इलिमिनेशन, सॉरी एडिशन हो रहा था। यहां पे रिडक्टिव इलिमिनेशन है, मींस यहां पे रिडक्शन होगा और इलिमिनेशन होगा। किसका रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट का। मींस यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये जाएगा आपका +1 में। जब ये एक्टिव कंपाउंड आपका बनेगा, क्या बनेगा? एक्टिव कंपाउंड बनेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? घटेगा। मींस यहां पे देख लो +3 है और यहां पे क्या बनेगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। इलिमिनेशन का क्या मतलब है? ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिलकर के इलिमिनेट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर के इलिमिनेट हो जाएगा, RCH2CH2H यहां से निकल जाएगा और क्या बना लेगा? एक एक्टिव कंपाउंड बना लेगा। तो ये भी स्टेप समझ में आ गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कमी भी हो रहा है और इलिमिनेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर के, ठीक है। लास्ट स्टेप जो है आपका वो है रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्या चीज? रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे जो हम लोग PPH3 बाहर निकाले थे, यही PPH3 का यहाँ पे एडिशन करा रहे हैं, तो जाकर के आपका फर्दर जो है यही विल्किंसन कैटलिस्ट बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा मैकेनिज्म्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है सो सुनिए। यहां पे जो आपका एक्टिव कंपाउंड है, ये वाला हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन का, ये एक्टिव कंपाउंड का अगर हम लोग रिएक्शंस करा दे H2 के साथ, मींस डाइहाइड्रोजन के साथ, इसी एक्टिव कंपाउंड, ये एक्टिव कंपाउंड का अगर हम लोग डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करा दे, इसको हम लोग अलग पेन से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो है जाकर के डायरेक्टली ये बना लेगा ये कॉम्प्लेक्स, दैट इज की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसके साथ रिएक्शंस कराएंगे? तो इसका रिएक्शंस हम लोग H2 के साथ कराएंगे, तो यहां से भी बन रहा है, इसका भी रिएक्शंस H2 के साथ करा रहे हैं तब पर भी ये बन रहा है, और ये एक्टिव कंपाउंड का रिएक्शंस भी H2 के साथ कराएंगे तब पर भी यही बनेगा। लेकिन इसका रेट जो है वो 10⁻7 टाइम्स ज्यादा होगा इसके रेट से, मींस बहुत फास्ट बनेगा यहां से ये, अगर हम डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराएं एज कंपेरिजन टू इसका। ये भी बना रहा है यहां से यहां, लेकिन स्लो बनाएगा। ये कितना फास्ट बनाएगा? 10⁻7 टाइम्स मोर, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में,
यहां तक क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिटाएंगे, चलिए मिटाते हैं। 1 2 3। अब हम लोग बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट। क्या चीज? विल्किंसंस कैटलिस्ट का साइलेंट फीचर। तो सबसे फर्स्ट है आपका कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मींस अगर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन घटेगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस घटेगा तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स बढ़ेगा। ठीक है, मींस अगर आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसी के चलते इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसके चलते इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसके चलते इसको हम लोग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है इसका जो है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर डाई का, फिर ट्राई का। नेक्स्ट बात करते हैं, सीस एल्किन है और एक है ट्रांस एल्किन। तो सीस एल्किन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। सीस मतलब कि सीस पोजीशंस पे लगा है और आपका ट्रांस पोजीशंस पे लगा है, तो सीस वाला आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका कंजुगेटेड डाइन्स है और एक आइसोलेटेड डाइन्स है। तो आइसोलेटेड डाइन्स का जो है क्या होगा? रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। कंजुगेटेड डाइन्स बोलने का मतलब क्या कि एक डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये आपका क्या है? डबल बॉन्ड वाला है। तो इसमें जो है आपका क्या होगा? रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका टर्मिनल एल्काइंस है और टर्मिनल एल्किन्स है। तो मींस एक टर्मिनल पोजीशंस पे अल्काइंस लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड वाला, और टर्मिनल पोजीशंस पे डबल बॉन्ड एल्किन्स लगा है। तो कौन सा, किसका ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा? टर्मिनल अल्काइंस का। नेक्स्ट है आपका एल्किन्स हैविंग पोलर ग्रुप। अगर एल्किन्स के पास पोलर ग्रुप है तो आर हाइड्रोजनेटेड मोर रैपिडली। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉलोज द ऑर्डर। कौन कौन सा ऑर्डर है इसका देखिए, सबसे पहले ये, फिर आपका ये है, ये आप पूरा ऑर्डर को देख लीजिए कि किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसका कम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि साइलेंट फीचर्स भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि है आपका कि विल्किंसंस कैटलिस्ट के जगह पे और कौन कौन सा हम लोग कैटलिस्ट यूज कर सकते थे। तो फटाक से यहां तक वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिखाई पड़ रहा है सब कुछ? दिखाई तो पड़ रहा है, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि और कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट के जगह पे। मेनी मोर कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट। इसमें से कि आपको हम 2-3 बता रहे हैं। एक है आपका शॉर्क ऑब्सॉर्न्स कैटलिस्ट। क्या चीज? शॉर्क ऑब्सॉर्न्स कैटलिस्ट, जिस कॉम्प्लेक्स का आपका यहाँ पे दिख रहा होगा RHCOD PPH3 का होल ट्वाइस, और ये है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और एक और जो है आपका वो है कार्बट्रीज कैटलिस्ट। क्या चीज? कार्बट्रीज कैटलिस्ट। कार्बट्रीज कैटलिस्ट का भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी है आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये 2 हम लोग और कैटलिस्ट हम लोग जो डिस्कस किए, इसको यूज कर सकते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट के जगह पे, मींस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर का कि कौन सा कैटलिस्ट का ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा होता है कार्बट्रीज कैटलिस्ट का, मींस इस वाले का। देन आपका होगा शॉर्क ऑब्सॉर्न्स कैटलिस्ट का। किसका? शॉर्क ऑब्सॉर्न्स कैटलिस्ट का। एंड सबसे लास्ट जो सबसे कम रिएक्टिविटी होता है वो होता है विल्किंसंस कैटलिस्ट का। और यही विल्किंसंस कैटलिस्ट हमारे सिलेबस में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यही विल्किंसंस कैटलिस्ट हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा कैटलिस्ट हम विल्किंसंस कैटलिस्ट के जगह पे यूज कर सकते हैं, तो इस ये सब का नाम दे देगा या ये सब का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे देगा। तो आप बस एक बार देख करके रखना, सारा बातें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको टिक लगाना रहेगा, आपको इसको याद नहीं करना है। एक बार नाम सुन लोगे तो सुना सुना लगेगा, ऑप्शन देख के टिक कर लोगे। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। मिलते हैं अगले क्लास में
इस क्लास का सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।